Hello friends, good evening. Welcome to our channel ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली। आज हम गुप्त साम्राज्य के पार्ट थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट दे चुकी हूँ जिसमें 25 करके 2 पार्ट में क्वेश्चन एंड आंसर हुए हैं। आज गुप्त साम्राज्य का पार्ट थर्ड है तो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 51 से। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे? ऑप्शन है उपरिक, गोपना, दंडपाशिक या विषयपति। तो आप पूछेंगे कि ये विषय क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी और भुक्ति के नीचे विषय प्रशासनिक इकाई होती थी। तो इसी के बारे में विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे? तो विषय के प्रमुख विषयपति कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन है उपरिक, गोपना, दंडपाशिक या विषयपति। तो गुप्त साम्राज्य में हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि उपरिक किसे कहा जाता था? तो उपरिक भुक्ति के शासक को कहते थे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? गोपना। गोपना किसे कहते थे? तो देश के शासक को गोपना कहते थे। और गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। और अभी हमने पढ़ा कि विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे? विषयपति। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग रिवीजन करते जाए तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 53। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है चाट, भाट, दंडपाशिक या ए और बी दोनों। तो अभी हमने पढ़ा पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था, लेकिन पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट दोनों कहा जाता था। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है ग्राम, विदेश, प्रदेश या पेठ। तो गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्वेश्चन नंबर 55। गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए क्या प्रयोग होता था? ऑप्शन है रहट या घंटी यंत्र, मोटर, बाल्टी या मनकाव। तो गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 56। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ऑप्शन है न्यायालय, ग्राम सभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो ग्राम का प्रशासन ये ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। क्वेश्चन नंबर 57। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है ग्राम, विदेश, प्रदेश या पेठ। तो ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 58। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ऑप्शन है ज्येष्ठक, महत्तर, ग्रामिक या भोजक। तो ग्राम सभा का जो मुखिया होता था ये क्या कहलाता था? ग्रामिक। सेम नाम है, ग्राम सभा, ग्रा से ग्राम और उसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59। ग्राम सभा के अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? ऑप्शन है चाट, महत्तर, ग्रामिक या भोजक। तो अभी हमने चाट तो पढ़ लिया कि पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारियों को चाट कहा जाता था। और उसके बाद ऑप्शन में महत्तर। तो ग्राम सभा के अन्य सदस्य को क्या कहते थे? महत्तर। और ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ थी? ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो था वो था उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 61। गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है चाट, महत्तर, ग्रामीण, ग्रामिक या ज्येष्ठक। तो गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के जो प्रधान होते थे उन्हें
ज्येष्ठक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक किस धातु की मुद्राएं जारी की? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो गुप्त साम्राज्य ने सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की। क्वेश्चन नंबर 63। अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? ऑप्शन है रुपया का, टका, पन या दिनार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। और ये पन किसके शासनकाल में बोला जाता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मुद्राओं को पन कहा जाता था। और यहाँ पे है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 64। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? ऑप्शन है गण, गणिका, मल्लिका या अनारकली। तो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 65। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को क्या कहते थे? ऑप्शन है कुटनी, गणिका, मल्लिका या अनारकली। तो गुप्त काल में वैसे तो वैश्या करने वाली को गणिका कहा जाता था, लेकिन वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 66। सबर जाति के लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन है सुंदरवन जंगल में, विंध्य जंगल में, पेंच जंगल में या दालमा जंगल में। अब आप पढ़ रहे सबर जाति के लोग, ये लोग किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि सबर जाति के जो लोग रहते थे ये लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। और ये कहाँ रहते थे? विंध्य के जंगल में। क्वेश्चन नंबर 67। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग होता था? ऑप्शन है 1/3 भाग से 1/4 भाग, 1/4 भाग से 1/6 भाग, 1/3 भाग से 1/5 भाग या 1/4 भाग से 1/5 भाग। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व देना होता था तो वो भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 68। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो जितने भी अभिलेखों में देखा गया तो उसके अनुसार गुप्त सम्राट जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 69। गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या था? ऑप्शन है गणेश का वाहन चूहा, विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बैल या दुर्गा का वाहन शेर। तो गुप्त वंश का राज चिन्ह विष्णु के वाहन गरुड़ थे। क्वेश्चन नंबर 70। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद आचार्य कौन थे? ऑप्शन है धन्वंतरी, चरक, जीवक या पातंजलि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद आचार्य जो थे ये थे धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 71। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? ऑप्शन है प्रभावती गुप्त, कुबेर नागा, कुमार देवी या ध्रुव देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था और ये कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 72। आर्यभट्ट किसके शासन काल में थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और आर्यभट्ट कौन थे? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट वहाँ उस समय के बहुत अच्छे वाले विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 73। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रुपया का, टका, पन या दिनार। तो अभी हमने पढ़ा था कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का। क्वेश्चन नंबर 74। सर्वप्रथम
किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन है आइंस्टीन, केपलर, आर्यभट्ट या गैलीलियो। तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 75, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ लेख, गुहा लेख, एरन अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज फिर आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल पूछा था श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। ठीक है, आप लोग याद रखें, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। और श्रीगुप्त कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त ही थे। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज 31 दिसंबर है 2022 का लास्ट डे। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप नए साल बहुत धूमधाम से मनाएं और साथ में स्टडी करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय कुछ देर के लिए ये सेशन में लगाएं और अपने जीके के साथ ट्यूशन के सारे सब्जेक्ट को मजबूत करें। अब फिर मिलते हैं और कल नए सेशन के साथ न्यू ईयर में फिर से नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।